एक प्राचीन हैमर, बहुत ही प्राचीन। वो हैमर सैंडस्टोन में मिला था जिसे बनने में ही 14 करोड़ साल लगते हैं। अब 14 करोड़ साल पहले यहाँ कौन था? अनोखी आकृतियां, अनजान मूल वाली। सैंक्शन दुए ह्यूमनाइड मूर्ति में जो फीचर्स हैं वो अभी तक खोद कर निकाली गई किसी और मूर्ति में नजर नहीं आते। एक आला दर्जे का कंप्यूटिंग डिवाइस जो मिला जहाज के एक 2000 साल पुराने मलबे से। लोग कह रहे थे कि वो किंग टट की कब्र में जेट प्लेन ढूंढने जैसी बात है। दुनिया के कोने कोने से ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। क्या ये हो सकता है कि उन्हें यहाँ दूसरी दुनिया से आए जीवों ने जानबूझकर छोड़ा हो? दुनिया भर में जितने भी अनूठे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं और जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते थे, वो अब अचानक ही हमारी समझ में आने लगे हैं और लगने लगा है कि उनका कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स रिश्ता है। ब्रह्मांड में एक दरवाजा बना है और उसके पार है वो सच जिससे हम अनजान हैं। उसे जानने के लिए हमें हर उस बात पर सवाल उठाने होंगे जो हम जानते हैं। सबूत हमारे आसपास ही है, हमारा भविष्य हमारी नजरों के सामने है। हम अकेले नहीं हैं, हम कभी अकेले रहे ही नहीं। साइंस डॉक्यूमेंट्स मिस्ट्री पेश करता है इम्पॉसिबल आर्टिफैक्ट्स। केप कैनावरल, फ्लोरिडा, फरवरी 21, 2019। स्पेसएक्स, एक प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी ने अपना फैल्कन 9 रॉकेट लॉन्च किया जिसमें एक इजरायली अंतरिक्षयान बेरेशीट लैंडर था और उसकी मंजिल थी चांद। उस लैंडर के अंदर एक टाइम कैप्सूल भी रखा था, आर्च लूनर लाइब्रेरी, जिसमें करीब 3 करोड़ पन्नों का डेटा था और साथ में इंग्लिश लैंग्वेज विकिपीडिया की फुल कॉपी भी थी। वो लूनर लाइब्रेरी कई सौ करोड़ साल तक चलने वाला आर्टिफैक्ट है जिसे हमने अपनी सभ्यता का इतिहास उन्हें बताने के लिए बनाया है, जो हमारे सोलर सिस्टम में आने वाले दिनों में रहने वाले हैं। उस लूनर लाइब्रेरी में 3 करोड़ पन्नों की ह्यूमन हिस्ट्री, कल्चर, नॉलेज, आर्ट और साइंस मौजूद है। लॉन्च के 7 हफ्ते बाद 11 अप्रैल को लैंडर अपनी मंजिल पर पहुंच गया, लेकिन जब वो चांद की सतह पर उतर रहा था तभी बेरेशीट का जायरोस्कोप फेल हो गया और उसका मेन इंजन बंद पड़ गया, जिसकी वजह से लैंडर चांद पर क्रैश हो गया। लैंडर तो नष्ट हो गया था मगर उसके साथ गया उसका कार्गो। वो लूनर लाइब्रेरी इस तरह से बनाया गया था कि वो नष्ट नहीं हो सकता था और माना गया कि वो बच गया होगा। हमने क्वार्ट क्रिस्टल का इस्तेमाल किया था, वो काफी ड्यूरेबल होता है, वो 1400 करोड़ साल तक टिका रह सकता है। उसमें 25 अलग अलग परतें हैं। उसकी ऊपर की 4 परतों में टेक्स्ट, फोटोज के पेजेस की 60,000 एनालॉग इमेजेस हैं। नीचे की 21 परतों में डिजिटल इंफॉर्मेशन है। उसकी एनालॉग परतों से ही पता लगता है कि नीचे की परतों से डिजिटल इंफॉर्मेशन कैसे मिल सकती है। चांद पर मानव इतिहास के इस रिकॉर्ड को स्टोर करके रखने का मतलब है कि जब भी हमारी पृथ्वी खत्म होगी और सारे रिकॉर्ड्स खत्म हो जाएंगे, तब भी कम से कम एक चीज तो ऐसी सुरक्षित जगह पर रहेगी जो 400 करोड़ साल से चांची परखी है। इस तरह से न सिर्फ मानव इतिहास के रिकॉर्ड को करोड़ों साल तक संभाल कर रखा जा सकता है, बल्कि इस प्रोजेक्ट का एक और मकसद है जो ज्यादा कन्वेंशनल नहीं है। हम भी एंशिएंट एलियंस के ही पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एंशिएंट एलियन सचमुच थे और वो हमारे लिए कोई मैसेज बचाकर रखना चाहते थे, तो वो इसके लिए क्या करते? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि ये मिशन एक बहुत बड़ा कदम है और हमें ये काम बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। उनका कहना है कि इंसान आज जो काम कर रहा है और उसने जो लूनर लाइब्रेरी भेजी है, वही काम उन परग्रही जीवों ने हजारों साल पहले किया था। हमेशा से एक ही सवाल उठता रहा है, सबूत कहाँ है? सबूत देखने के लिए हमें अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी, वो हर जगह है। दुनिया भर से हमें ऐसे रहस्यमय आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जिनके बारे में कुछ बता पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि संदेहवादी तो यही मानते हैं कि इस बात के सबूत हमें किसी बहुत ही उन्नत टेक्नोलॉजी के रूप में मिलेंगे, मगर एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट का कहना है कि मामूली से मामूली चीज भी एक अहम सबूत हो सकती है। सच तो ये है
कि 1936 में लंदन टेक्सास में एक जोड़ा एक खाड़ी के किनारे घूम रहा था। तभी उसे एक बड़ा ही चौंकाने वाला प्राचीन आर्टिफैक्ट मिला, एक हैमर। वो एक प्री हिस्टोरिक हैमर था और उसके हैंडल का एक हिस्सा उसी के साथ जुड़ा हुआ था और वो एक बहुत ही पुराने पत्थर से लगा था और हैंडल का एक हिस्सा धीरे धीरे क्वालिफिकेशन के प्रोसेस से गुजरने लगा था। इसके बाद ही इनऑर्गेनिक मटेरियल्स और ऑर्गेनिक मटेरियल्स कोयले में बदलने लगते हैं। सवाल था कि वो हैमर कितना पुराना है। वो हैमर खुद ही ट्रेविस फॉर्मेशन में मिला था जो सैंडस्टोन का कंक्लूजन था और उसे बनने में करीब 14 करोड़ साल लग जाते हैं। अब सवाल है 14 करोड़ साल पहले यहाँ कौन था? आज भी आर्कियोलॉजी कहती है कि हम इंसान तो इस पृथ्वी पर करीब 10,000 साल से हैं, तो इसका मतलब है कि वो आर्टिफैक्ट्स कहीं और से ही आए थे और दुनिया में हमें इस तरह के अनजान आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जिन्हें हम कहते हैं ऊपाट। और ऊपाट आज भी मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजी को चुनौती दे रहे हैं क्योंकि वो उस एक्सेप्टेड क्रोनोलॉजी में बिल्कुल भी फिट नहीं होते जो मेन स्ट्रीम साइंस मानती है। क्या सचमुच टेक्सास में एक 14 करोड़ साल पुराना हैमर मिला है? संदेहवादी मानते हैं कि शायद उस जोड़े को यह अंदाजा ही नहीं था कि उसे वो हैमर कहां से मिला है। लेकिन क्या ऐसे इम्पॉसिबल आर्टिफैक्ट्स हो सकते हैं जिनकी वैधता पर सवाल उठाए जा सकें? इजिप्ट, वैली ऑफ द किंग्स, नवंबर 1922। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर और लॉर्ड कार्नवाल ने एक ऐसी खोज की जो इजिप्टोलॉजी के इतिहास में एक सबसे अहम खोज साबित हुई। किंग टूटनखामन की कब्र, उसे आज भी वैली ऑफ द किंग्स में मिली कब्रों में सबसे अच्छी तरह से प्रिजर्व और एक पूर्ण कब्र माना जाता है, जिसके अंदर से बहुत ही चौंकाने वाला आर्टिफैक्ट मिला था। जब टट की मम्मी को खोला जा रहा था तब उसके अंदर से कुछ बड़े ही कमाल के डैगर्स मिले। उनमें से एक में लोहे का ब्लेड और सोने का हैंडल था और एक क्रिस्टल नॉब भी लगा था। ये बात उस समय से 200 साल पहले की है जब इजिप्ट में उस तरह से लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। 2016 में उस डैगर के नए टेस्ट किए गए तो पता लगा कि वो सिर्फ लोहा नहीं है बल्कि मीटियोरिक आयरन है। वो लोहा तारों से आया था। जिसने भी मेटेरॉइड्स पर कभी काम किया होगा उससे आज भी तो पता होगा कि उससे इस तरह का कुछ कर पाना कितना मुश्किल है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा निकल होता है। उसकी वजह से मेटल बहुत नाजुक हो जाता है। उससे कुछ बनाने के लिए फोल्डिंग या स्टैकिंग की तकनीक अपनानी पड़ती है, तभी वो मजबूत बन सकता है, वरना वो टूट जाएगा। इसके लिए मेटल को करीब 1100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है और फिर उसे मोड़कर पीटा जाता है। मगर उस डैगर पर लोहे को मोड़ने के निशान नहीं मिले हैं और लोहे पर कहीं भी पैटर्न्स नहीं बने हैं। फिर वो ब्लेड बनाया कैसे गया? उन लेखों के मुताबिक मेटल का काम करने का तरीका इजिप्शियंस को उनके देवता पटाह ने सिखाया था। पटाह असल में एक स्मिथ क्राफ्ट और एल्केमी के इजिप्शियन देवता थे। वो सीरियस नाम के तारे से आए थे। उनके स्किन का रंग हरा था। क्या ये कहा जा सकता है कि उस अनूठे डायमंड का कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कनेक्शन था? क्या ये कहा जा सकता है कि एक प्राचीन डैगर और एक हैमर हेड जैसी आम चीजें भी परग्रही आर्टिफैक्ट्स हो सकते हैं? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट तो कहते हैं कि हाँ, और वो मानते हैं कि एक म्यूजियम स्टोरेज रूम में एक और ऐसा अनोखा आर्टिफैक्ट रखा है जिसे जानबूझकर लोगों की नजरों से दूर रखा गया है। ट्रांसिल्वेनिया, रोमानिया, 1974। यहाँ मॉरिश नदी के किनारे मजदूर जब एक ट्रेंच खोद रहे थे तभी उन्हें जमीन से 35 फुट नीचे एक बड़ी चौंकाने वाली चीज मिली। एक वूली मैमथ की 2 बड़ी बड़ी हड्डियां, जबकि वो जानवर 40,000 साल पहले ही खत्म हो गया था। मगर ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि वहाँ हड्डियों के ऊपर जमी सख्त रेत के अंदर एक रहस्यमयी मेटल ऑब्जेक्ट भी मिला था, और वो भी कम से कम उन हड्डियों जितना पुराना तो था ही। जब उस मेटल की जांच की गई तो पता लगा कि वो एल्यूमिनियम एलॉय है, लेकिन वो एलॉय हो नहीं सकता था क्योंकि इंसान ने तो एल्यूमिनियम पिघलाने या बनाने की कला ही
19वीं सदी के बीच में ही सीखी थी। उसका नाम रखा गया वेज ऑफ आयुध और उसे नेशनल म्यूजियम ऑफ ट्रांसिल्वेनियन हिस्ट्री में भेज दिया गया। क्योंकि उसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था, इसलिए उसे जल्द ही पब्लिक व्यू से हटा दिया गया। वेज ऑफ आयुध को ज्यादा समय तक डिस्प्ले पर नहीं रखा गया क्योंकि वो एक बड़ा ही चौंकाने वाला आर्टिफैक्ट था और हम ये नहीं जानते थे कि उसे कैसे इंटरप्रेट करें। मैं तो मानती हूँ कि उस ऑब्जेक्ट के बारे में दो ही बातें कही जा सकती हैं। पहली बात ये कि वो बहुत पुराना नहीं है और उस नए ऑब्जेक्ट को काफ़ी अच्छी तरह से प्रिजर्व किया गया था, या फिर दूसरी ये हो सकती है कि वो शायद इस दुनिया का हो ही नहीं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में आपको बताना तो पड़ेगा ही। अगर हम किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम उसे दरकिनार कर दें। वो क्या है, हमें इसका पता तो लगाना पड़ेगा। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि एक थ्योरी तो ये है कि वेज ऑफ आयुध भी हमारे आज के लूनर लाइब्रेरी जैसा ही एक ऑब्जेक्ट है जो 2019 में चांद पर क्रैश लैंड हुआ था। एक एरोनॉटिकल इंजीनियर ने आयुध वेज को देखने के बाद कहा कि वो तो दिखने में वर्टिकल टेक ऑफ और एयरक्राफ्ट की लैंडिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले लैंडिंग गियर का एक पीस है। और हम अभी अपने ल्यूनर लाइब्रेरी प्रोजेक्ट के बारे में जितना जानते हैं उसके लिहाज से ये बात काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो भी चांद पर क्रैश हुआ था। क्या ये कहा जा सकता है कि वेज ऑफ आयुध भी किसी ऐसे अंतरिक्ष यान का पार्ट है जो पृथ्वी पर क्रैश हुआ था, ठीक उसी तरह जैसे बेरशीट लैंडर चांद पर क्रैश हुआ था? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि अब सवाल ये नहीं है कि क्या हमारे यहाँ परग्रही आर्टिफैक्ट्स हैं, बल्कि सवाल ये है कि वो हमें क्या बता रहे हैं। क्या कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स भी हैं जिन्हें यहाँ जानबूझकर छोड़ा गया था ताकि उन्हें भी हमारी लूनर लाइब्रेरी की तरह कोई ढूंढ सके? मैसूरू, कर्नाटक, भारत। इस चहल पहल भरी आधुनिक शहर के बीच में है मैसूर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहां दुनिया के कुछ बड़े ही अहम प्राचीन लेख रखे हैं। यहां आज भी विद्वान रामायण और महाभारत के अलावा दूसरे ग्रंथों की मूल मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़ सकते हैं और ये ग्रंथ करीब 4000 साल पहले के हैं और उनका आधार है हिंदू धर्म। आज भी करीब 100 करोड़ लोग दुनिया के सबसे पुराने धर्म को मानते हैं और इस धर्म में करीब 33 कोटि देवी देवता हैं। इन दूसरी दुनिया में रहने वाले जीवों को अक्सर हाथ में एक हथियार लिए उड़ने वाले यानों पर सवार दिखाया जाता रहा है। हिंदू माइथोलॉजी के लेख आज के साइंस फिक्शन जैसे ही नजर आते हैं। उनमें हर तरह के जादुई पत्थर और उड़ने वाले अंतरिक्ष यानों की बात है। ट्रेडिशनल एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी में हम उन देवी देवताओं के पृथ्वी पर आने के लेजेंड्स और मिथ्स को कथित परग्रहियों की तरह रीइंटरप्रेट करते हैं और वो असल में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स थे जिन्हें उस जमाने के लोग देवता मानते थे। असल में प्राचीन भारत में जितने भी देवी देवता हैं वो सब के सब कॉस्मिक ओरिजिन के ही हैं और वो गहरे अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आए थे। क्या ये कहा जा सकता है कि हिंदू धर्म के जो भी मूलभूत लेख हैं उनसे ये पता लगता है कि आज से हजारों साल पहले पृथ्वी पर दूसरी दुनिया के जीव आते थे? हिंदू तो यही मानते हैं कि ये कहानियां पौराणिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक है और एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि हमें जो भी आर्टिफैक्ट्स मिले हैं वो भी इस बात की तस्दीक करते हैं। महाभारत में कहा गया है कि भगवान कृष्ण द्वारका के राजा थे, मगर वो शहर खतरनाक हथियारों से लैस एक उड़ने वाले यान के हमले के बाद समंदर में समा गया था। 1983 में उस लेख को लिखे जाने के 4000 साल बाद समुद्र के नीचे एक प्राचीन शहर के कई बड़े अनूठे आर्टिफैक्ट्स मिले, ठीक उसी जगह पर जहां द्वारका होने की बात कही गई थी। भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट्स कई साल तक यही मानते रहे कि वो बस एक पौराणिक शहर है, लेकिन फिर उन्हें पानी के नीचे से खंडहर मिलने लगे। तब उन्हें लगा कि ये तो द्वारका के खंडहर हैं। एक और संस्कृत लेख में कहा गया है इंद्र देवता ने
भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित महाबलीपुरम के 7 मंदिरों को डुबाने के लिए एक बाढ़ भेजी थी। आज महाबलीपुरम में उन 7 मंदिरों में से सिर्फ एक ही बच गया है और द्वारका की तरह बहुत से विद्वान उन मंदिरों को भी मिथक ही मानते थे। 17th सेंचुरी के डच ट्रेडर्स ने उस लेजेंड की बात की थी, मगर आज के आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट ने उसे खारिज कर दिया था। लेकिन फिर 26 दिसंबर 2004 को आई एक जबरदस्त सुनामी में कुछ समय के लिए समंदर का स्तर कम हो गया और तब कुछ बड़े ही अनोखे नजर आने वाले ढांचे दिखाई देने लगे। करीब से देखने पर पता लगा कि वो इंसान के बनाए हुए हैं और हो सकता था कि वो महाबलीपुरम के लुप्त मंदिरों के खंडहर हों। इनसे उन प्राचीन मंदिरों के लेजेंड्स और मिथ से जुड़ी इस बात की भी तस्दीक होती है कि उन मंदिरों में बाढ़ का पानी भर गया था। ये थी पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब इस बात के सबूत मिल गए हैं कि वहां सिर्फ एक मंदिर नहीं था, 6 मंदिर नहीं मिले हैं। मुझे तो लगता है कि ये लेजेंड्स शायद सही थे और वहां 6 मंदिर मिलने अभी बाकी हैं। क्या इन आर्टिफैक्ट्स की खोज से ये बात साबित होती है कि संस्कृत लेख असल में ऐतिहासिक तथ्य हैं? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट कहते हैं हाँ, वो मानते हैं कि इसका सबसे बड़ा सबूत तो है रामायण की एक कहानी, उस महाकाव्य की जिसमें भगवान राम और देवी सीता की कथा का वर्णन है। उस कहानी के मुताबिक सीता का हरण करके उन्हें एक भारत के दक्षिणी छोर पर मौजूद टापू पर ले जाया गया था, जो आज का श्रीलंका है। राम ने सीता को बचाने के लिए एक सेना बनाई, मगर उनकी सेना के सामने एक बहुत बड़ी बाधा थी। उसे करीब 50 किलोमीटर लंबे समंदर को पार करना था। लंका एक टापू था और वहां तक जाने का कोई रास्ता नहीं था। ना तो नाव थी, ना ही जहाज। चुनौती थी समंदर पर उतना लंबा पुल बनाने की। रामायण के मुताबिक लंका के लिए जादुई निर्माण तकनीकों से एक पुल का निर्माण किया गया। राम के उस पुल को बनाने के बारे में कहा जाता है कि उनके इंजीनियर्स पत्थरों पर राम का नाम लिखकर पानी में डाल देते थे और मानो किसी जादू के जोर से पत्थर तैरने लगते थे। उनमें से कुछ पत्थर तो बहुत ही बड़े थे। कई प्राचीन संस्कृत कहानियों की तरह ये कहानी भी साइंस फिक्शन जैसी लगती है, मगर हैरानी की बात तो ये है कि आधुनिक सैटेलाइट इमेजेस से यहाँ पत्थरों का एक 50 किलोमीटर लंबा बैरियर मिला है, जो भारत के दक्षिणी छोर को श्रीलंका से जोड़ता है। हजारों सालों तक तो लोग यही मानते रहे कि ये सिर्फ एक कहानी है, मगर सैटेलाइट फोटोज में साफ नजर आता है कि वहाँ एक पुल बना है। श्रीलंका के लिए राम का पुल वाकई बनाया गया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो पुल पत्थरों को पानी में तैराकर आर्टिफिशियली बनाया गया था? रामायण तो यही कहती है। मिथोलॉजी के मुताबिक राम करीब 6000 साल पहले हुए थे और जब जियोलॉजिस्ट ने समंदर की तल पर पड़े उन पत्थरों को कार्बन डेट किया तो वो भी उसी समय के आसपास के निकले। इससे तो इसी बात की तस्दीक होती है कि ये कहानी असल में पौराणिक है ही नहीं, क्योंकि राम का भी वही काल था। संदेहवादी कहते हैं कि राम का पुल एक कुदरती ढांचा है, मगर 2018 में भारत सरकार ने उसकी हिफाजत के लिए वहां से गुजरने वाले एक शिपिंग लेन को मंजूरी नहीं दी और उसके बीच से रास्ता बनाने से मना कर दिया। आज भी श्रीलंका जाने वाले जहाजों को पत्थरों के उस ढांचे का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है, क्योंकि जहाज उन पत्थरों को पार नहीं कर सकते। इसलिए उसके बीच से एक रास्ता बनाने की बात कही गई थी, जिससे कई घंटों का सफर कम हो जाता और खर्च भी कम हो जाता। मगर भारत सरकार के अधिकारी और कई धार्मिक संगठन मानते हैं कि उस पुल को भगवान राम ने बनाया था, इसलिए उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। क्या रामायण की ये कहानियां इस बात का सबूत हैं कि राम का पुल एक परग्रही आर्टिफैक्ट था? लेकिन अगर लंदन हैमर, किंग टट्स डैगर, वेज ऑफ आयरन और राम का पुल परग्रही मूल के हैं, तो क्या उन्हें यहाँ जानबूझकर छोड़ा गया था ताकि आने वाली पीढ़ियां उन्हें देख सके? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट कहते हैं हाँ, और मानते हैं कि उन आर्टिफैक्ट्स में बहुत कुछ ऐसा है जो हमें नजर नहीं आ रहा। सिचुआन, चाइना, 1986।
आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से एक रहस्यमय प्राचीन सभ्यता के रेलिक्स मिले जो दक्षिणी चाइना में करीब 3000 साल पहले थी। उस खोज के पहले उस सभ्यता के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट कुछ नहीं जानते थे। सैंगशिंगडुई की खुदाई से उस साइट पर रिचुअल ऑब्जेक्ट्स का एक अच्छा खासा खजाना मिला जो बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड था, खासकर उस वक्त के लिहाज से। और उनसे पता लगा कि वो लोग मेटल वर्किंग के साथ साथ इंजीनियरिंग के भी जानकार थे। वैसा कुछ भी चाइना में उसके पहले कभी नहीं मिला था। उन आर्टिफैक्ट्स के रेडियो कार्बन डेटिंग के बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि उन्हें उस सभ्यता ने बनाया था जो करीब 1700 बीसी के आसपास चाइना में थी। वो रहस्यमय संस्कृति प्राचीन साम्राज्य शू का हिस्सा थी और उसे शैंगशिंगडुए कहते थे। बाद में और खुदाई करने पर पता लगा कि शैंगशिंगडुए करीब 600 साल तक रहे और फिर अचानक ही बड़े रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। शैंगशिंगडुए कल्चर के बारे में मुझे एक बहुत ही दिलचस्प बात लगती है कि किसी ने इस कल्चर के बारे में कुछ नहीं लिखा और शैंगशिंगडुए कल्चर ने भी अपने बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा जिससे हमें उनके बारे में कुछ पता लग सके। मैं तो यही कहूँगी कि इतने लंबे समय तक हमारे रेडार से गायब रहना ही शैंगशिंगडुए कल्चर की सबसे बड़ी कहानी है। मगर इन मार्बल और जेड आर्टिफैक्ट्स के बीच ही रिसर्चर्स को एक और अनोखी चीज मिली, सैकड़ों ह्यूमनॉइड फिगरिंग्स जो दिखने में बहुत ही अनोखी थी। सैंगशिंगडुई की उन ह्यूमनॉइड मूर्तियों को देखकर लगता है कि उन्होंने चेहरे पर एक मास्क पहन रखा है और उभरी हुई आंखें या बीम्स मानो उनकी आंखों से बाहर निकल रही हों। अब ये समझ से परे है कि उन गूगल जैसे मास्क से बाहर निकलती हुई आंखें किस बात को रिप्रेजेंट कर रही हैं या उन ह्यूमनॉइड फिगर्स के फीचर्स इतने स्ट्राइकिंग कैसे हैं कि वो आज तक मिली किसी भी चीज से बिल्कुल अलग नजर आते हैं। चाइनीज आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि वो जो कोई भी थे वो कम से कम चाइनीज इंसान तो बिल्कुल भी नहीं थे। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि मास्क एक अनोखे फिगर का प्रतीक है जिसका नाम था कैंगकोंग और ये शू साम्राज्य का संस्थापक था। प्राचीन चाइनीज क्रॉनिकल्स के मुताबिक कैंगकोंग की आंखें बाहर की तरफ निकली हुई थी और उसने 1000 साल से ज्यादा दिन राज किया था। कई विद्वान कैंगकोंग को मिथिकल मानते हैं, मगर उन मास्क को देखने के बाद चाइनीज गवर्नमेंट इस बात पर विचार करने लगी कि कहीं उन्हें परग्रहियों से तो प्रेरणा नहीं मिली थी। 1 नवंबर 2007 ऑफिशियल प्रेस एजेंसी ऑफ चाइना ने सवाल उठाया कि हम जिन्हें देख रहे हैं क्या वो हमारे पूर्वज ही हैं या वो असल में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स हैं। मेरा सवाल है, अगर वो दोनों हुए तो? मैं तो यही मानता हूँ कि उन सैंगशिंगडुई स्टैचूज में जिसे भी दिखाया गया है वो यकीनन इस दुनिया के जीव तो बिल्कुल नहीं थे। कमाल की बात तो ये है कि सिर्फ सैंगशिंगडुई ही कोई ऐसी प्राचीन संस्कृति नहीं थी जो इस तरह के अनोखे या दूसरी दुनिया से आए जीवों के जैसे सेरेमोनियल मास्क बनाती थी। सेंट्रल अमेरिका के एज़टेक्स, वेस्ट अफ्रीका के डोगोन, पापुआ न्यू गिनी के असारो ट्राइब्स, नेटिव हवाइयंस और दक्षिणी अमेरिका में दक्षिणी छोर पर रहने वाले सिल्क नाम भी आसमान से आने वाले देवताओं के सम्मान में मास्क बनाते थे। जब हम इन मास्क्स और चाइना के सैंगशिंगडुए कल्चर के उन अनोखे मास्क्स को देखते हैं तो यही लगता है कि हम एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल को देख रहे हैं। क्या ये आर्टिफैक्ट्स दुनिया भर में आने वाले परग्रहियों के सम्मान में बनाए जाते थे? मुख्य धारा के विद्वान तो कहते हैं कि ये सब सिर्फ कहानियों के देवी देवताओं का काल्पनिक रिप्रेजेंटेशन है, मगर एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट कहते हैं कि इस बात के सबूत मौजूद हैं कि वो जीव असली थे जिन्हें हमारे पूर्वजों ने देखा था। जहां भी हमें उन प्राचीन देवी देवताओं के चित्र मिलते हैं उनमें से ज्यादातर जगहों पर उन्हें किसी उड़ने वाले जानवर या उड़ने वाली मशीन के अंदर दिखाया गया है। ग्वाटेमाला में एक बहुत बड़ा फ्लाइंग टर्टल मिलता है जिसके सिर पर हेलमेट है जो उस कछुए का सिर है। उसका पूरा शरीर एरोडायनेमिक लग रहा है। उसके चेहरे पर आज के फाइटर पायलट के ग्लासेस या गॉगल्स हैं।
भारत में बहुत सी ऐसी मूर्तियां हैं जिनमें महात्मा बुद्ध को एक उड़ने वाले कमल के फूल पर बैठा दिखाया गया है और उसमें से आग और धुआं निकल रहा है। आज के मेक्सिको के लावेंटा में प्लूम्ड सर्पेंट मिलता है, एक ऐसा सांप जो आसमान में उड़ रहा हो और उसके सिर पर भी हेलमेट है और उसका सिर किसी इंसान जैसा लगता है। और उस अनोखे सांप उड़ने वाले सांप के अंदर एक इंसान भी बैठा नजर आता है। हमें पलंके मेक्सिको में जो सर्कोफेगस लिड मिला है उसके ऊपर की गई कार्विंग में ऐसा लगता है जैसे पकाल एक रॉकेट व्हीकल में बैठा हो। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। प्राचीन कार्विंग्स जिनमें उड़ने वाली मशीनें और अनोखे मास्क बने हैं, वो किसी और दुनिया के जीव लगते हैं और ये सब हमें दुनिया भर में मिलते हैं। क्या ये आर्टिफैक्ट्स इस बात का सबूत है कि हमारी दुनिया में परग्रही आते थे? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट तो यही मानते हैं कि इन आर्टिफैक्ट्स से और भी ज्यादा गहरे राज पता लग सकते हैं। हमारे अतीत में पृथ्वी पर क्या हुआ था, और इस बात के सबूत हमें आज तक मिले एक सबसे रहस्यमय ऑब्जेक्ट के जांच से मिल सकते हैं, एंटिक्यूथेरा डिवाइस से। एजियन सी, अप्रैल 1900। एक छोटे से ग्रीक टापू एंटिक्यूथेरा से कुछ ही दूर स्पॉन्ज डाइवर्स को सतह के करीब 150 फुट नीचे एक प्राचीन जहाज का मलबा मिला। अगले 2 साल तक उस मलबे से कई और आर्टिफैक्ट्स मिले, जिनमें से कोरल लगा लकड़ी और कांसे का एक बॉक्स भी था जो घड़ी जैसा नजर आ रहा था। आर्कियोलॉजिस्ट ने उसे दूसरी सदी बीसी का बताया, मगर ये नहीं बता पाए कि वो क्या है और वो किस काम आता था। जहाज के उस मलबे की खोज के बाद कोई भी उस डिवाइस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था। जहाज पर इस तरह के कई बड़े इंटरेस्टिंग मटेरियल थे जिन्हें पहली बार देखा गया था, और जब लोगों ने उसे और करीब से देखा तब उनकी हैरानी और भी बढ़ गई। करीब 60 साल तक वो आर्टिफैक्ट्स एथेंस में नेशनल म्यूजियम ऑफ आर्कियोलॉजी के स्टोरेज में रखा रहा, मगर 1991 में फिजिसिस्ट डेरेक जॉन डी सोला प्राइस ने बहुत सावधानी से उस बॉक्स की जांच शुरू की और उन्हें उसमें एक बड़ी चौंकाने वाली चीज मिली। वो एक बहुत ही आला दर्जे का मैकेनिकल डिवाइस था। एंटिक्यूथेरा डिवाइस असल में गियर्स, क्रैंक्स और लिवर से बनी हुई एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है। उसे बस यही कहा जा सकता है। अगर आप उसे देखें तो वो एक बॉक्स जैसा नजर आता है। बाहर से लकड़ी का है और एक क्रैंक भी लगा हुआ है। उस क्रैंक को घुमाने पर उसके अंदर लगे कई लिवर्स और गियर्स घूमते हैं। इसके ऊपर लिखे इंस्क्रिप्शंस और उस डिवाइस के काम करने के तरीके से तो यही लगता है कि वो एक मैथमेटिकली सोफिस्टिकेटेड मशीन है। उससे पता लगाया जा सकता था कि सूरज, तारे और प्लैनेट्स के अलावा चांद किस जगह पर है और वो किस तारीख को किस जगह पर होगा। 1000 साल पहले यकीनन एक प्रोमीथियन इन्वेंशन था, और जो भी इसका इस्तेमाल करता था उसे भविष्य का अंदाज़ा मिल जाता था। ये एक कमाल की चीज़ थी। आप भी देख सकते हैं कि अगर कोई जहाज पर सफर कर रहा हो तो उसके लिए कितनी उपयोगी साबित हो सकती थी, या फिर खेती के काम में भी। माना जाता है कि शायद एंटिक्यूथेरा डिवाइस का इस्तेमाल एस्ट्रोलॉजिकल कामों में भी होता था। एंटिक्यूथेरा मैकेनिज्म एक न्यूमरोलॉजिकल डिवाइस था जिसकी मदद से वो अपना प्लैनेट साइन देख सकते थे, जैसे वो किस महीने में पैदा हुए और कैसे उस जानकारी को जिंदगी में इस्तेमाल करेंगे। न्यूमरोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एक सीक्रेट नॉलेज के तौर पर आगे भेजी जाती थी ताकि दूसरी संस्कृति के लोग भी सही फैसले लेना जान सके। इसे ऑपरेट करने के लिए मशीन चलाने वाला इसके गियर्स और लीवर्स के बड़े ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम के जरिए जानकारी एंटर करता था और उसके बाद क्रैंक घुमाकर खास एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन पर पहुंचता था।
जून 1959 में प्राइस ने अपनी उस खोज के बारे में साइंटिफिक अमेरिकन जर्नल में लिखा और एंटिक्वेटेरा मैकेनिज्म को एक एंशिएंट ग्रीक कंप्यूटर बताया। उन्हें एहसास हुआ कि वो एक सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर है जिससे एस्ट्रोनॉमिकल कॉन्फ़िगरेशंस डायल किए जा सकते हैं, और अमेरिकन साइंटिस्ट्स ये देखकर हैरान थे कि वो डिवाइस कितना एडवांस्ड है। उन्होंने तो ये भी कहा था कि एंटिक्वेटेरा डिवाइस मिलना वैसा ही है जैसे किंग टट की कब्र में एक जेट प्लेन मिलना। क्या प्राचीन ग्रीस की वो 2000 साल पुरानी मशीन आज के एस्ट्रोनॉमी के इतिहास को बदल देगी? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट कहते हैं कि ये बहुत ही अनूठा आर्टिफैक्ट भी परग्रही जीवों के पृथ्वी पर आने का एक सबूत है। इस बात में कोई शक नहीं है कि वो चीज़ उस वक्त भी थी जब हमारी जानकारी के हिसाब से कंप्यूटर्स का वजूद भी नहीं था। क्या मैं ये कह रहा हूँ कि उस मशीन को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स ने ही बनाया था? बिल्कुल भी नहीं। मगर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसे बनाने की जानकारी ग्रीक्स को जिनसे मिली थी वो किसी और दुनिया से ही आए थे। अगर एंटिक्वेटेरा डिवाइस को परग्रही जीवों से मिली जानकारी के आधार पर बनाया गया था, तो क्या अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसकी खोज अभी तक हमारे वैज्ञानिक कर ही नहीं पाए? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि इस तरह के आर्टिफैक्ट्स बनाए ही इसलिए गए थे कि एक दिन हमारे उस लूनर लाइब्रेरी की तरह उनकी भी खोज हो जिसे हम चांद पर छोड़ आए हैं। और हमने हाल ही में जो टेक्नोलॉजिकल उन्नति की है उससे जल्द ही ये भी पता लग जाएगा कि उनसे और भी बहुत कुछ पता लगने वाला है। ज़्यूरिख, स्विट्जरलैंड, दिसंबर 2019। साइंटिस्ट यानी वर्लर और रॉबर्ट ग्रास ने बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल खोज का ऐलान किया जिसने एक छोटे से प्लास्टिक बनी का रूप ले रखा था। इस मामूली सी नजर आने वाली चीज में एक बड़ा गहरा राज छिपा था और किसी भी जीव की तरह इस बनी का भी अपना एक डीएनए था। मगर कैसे? इसके लिए बायोलॉजिकल डीएनए के नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स को प्रोटेक्टिव सिलिका के पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स के साथ बाइंड करके एल्रिक और ग्रास ने दुनिया का पहला सिंथेटिक डीएनए बना दिया। बायोलॉजिकल डीएनए तो काफी नाजुक होता है, मगर ये सिंथेटिक डीएनए हजारों साल तक बचा रहता है। जहां तक इस बनी की बात है तो वैज्ञानिकों ने डिजिटल फाइल्स को एनकोड किया और फिर प्लास्टिक से 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट बनाया और बहुत ही छोटी सी कोशिश के बाद उसके अंदर जमा जानकारी को डिकोड करके बनी की एक नई कॉपी बनाई जा सकती है और उसमें भी वही सिंथेटिक होगा। इस खोज को इतना अहम बनाती है ये बात कि इसके अंदर बहुत ही बड़ी मात्रा में डेटा जमा किया जा सकता है। हमारे सेलफोन या दुनिया में दूसरी जगहों पर मौजूद दूसरे डिजिटल कंप्यूटर्स में सभी डिजिटल इंफॉर्मेशन जीरोस और 1 में रखे जाते हैं जिनसे वो कैलकुलेशन करता है। मगर कुदरत कहीं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मॉलिक्यूल में कुदरत बेस 4 ATCG पर कंप्यूट करती है, 0101 से नहीं। अगर हम भी इस बेस 4 मैकेनिज्म को हाईजैक करके उसी तरह से कंप्यूट करें जैसे कुदरत करती है तो हमें अपनी प्रोग्रामिंग करनी होगी ATCG पर। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जब इस तकनीक का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होने लगेगा तब किसी भी चीज के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकेगा और उसे शायद हमेशा ही रिट्रीव और रेप्लिकेट किया जा सकेगा। डेटा स्टोर करने के लिए ये बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हैं क्योंकि इन्हें स्टोरेज के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। ये किसी शेल्फ पर पड़े रहेंगे और डिग्रेड नहीं होंगे। हमने एक बार डीएनए में डेटा एनकोड कर लिया तो उसे रेप्लिकेट करना बहुत सस्ता होगा। हम डीएनए की एक बूंद में कई पेटाबाइट डेटा कर सकते हैं और बहुत ही कम खर्च में उसकी करोड़ों कॉपी। अगर हम कागज की बात करें तो ढेर सारी कॉपीज बहुत बड़ी बात होगी। डीएनए भी काफी कॉम्पैक्ट होगा। एक पूरी विकिपीडिया को स्टोर करने के लिए वो जितनी जगह लेगा वो लिक्विड की कुछ बूंदों जितनी होगी जो किसी फैब्रिक या पेपर में एम्बेडेड हो सकती, जिनमें वो बहुत ही कम जगह लेगा।
हालांकि डीएनए डाटा स्टोरेज अभी भी अपने शुरुआती दौर में है, मगर एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स मानते हैं कि इससे एक और संभावना पैदा हो सकती है। क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया भर में मिली इस तरह की अनोखी चीजें उनसे कहीं बढ़कर है जो हमें नजर आती हैं? क्या उनके अंदर इस बात की जानकारी छिपी हो सकती है कि उन्हें किस सभ्यता से जोड़ा था? बहुत से नेचुरल मटेरियल्स हैं जो कंडक्ट कर सकते हैं, उनमें काफी जानकारी जमा की जा सकती है, जैसे क्रिस्टल्स, तरह तरह के पत्थर और कुछ जीव भी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स ने भी अपनी एंशिएंट सेक्रेड नॉलेज को किसी ऐसे ही मटेरियल में स्टोर कर रखा हो, और अगर हमें वो जानकारी मिल जाए तो क्या हमें एक तरह का खजाना मिल जाएगा? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट कहते हैं कि इस तरह की अनोखी चीजों की जांच करके हमें इस बात के सुराग मिल सकते हैं कि उनके अंदर किस तरह की जानकारी है और वो हमें किस तरह से मिल सकती है। इस बात की पुष्टि के लिए वो कहते हैं कि हमने भी तो हाल में ही चांद पर ऐसी चीजें भेजी हैं। जब आर्च मिशन फाउंडेशन ने लूनर लाइब्रेरी बनाई थी, तब उसने कई ऐसी परतें भी बनाई थी जिन्हें बिना कंप्यूटर के भी पढ़ा जा सके। ल्यूनर लाइब्रेरी को बनाने का मकसद यही था कि आज से कई लाख या करोड़ साल बाद जब वो किसी को मिले तो उसे पता लग जाए कि उसके अंदर किस तरह का डेटा है, और उसकी एनालॉग लेयर से हमें हर वो बात पता लग सकती है जिससे हम एक कंप्यूटर बना सकते हैं और नीचे वाली परतों से डिजिटल इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। हजारों या लाखों साल तक के लिए किसी जानकारी को स्टोर करने के लिए हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है, और शायद हाइपोथेटिकल एंशिएंट एलियंस ने भी जान लिया था कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। मन में सवाल उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन आर्टिफैक्ट्स का कोई टेक्नोलॉजिकल पर्पस था या नहीं, जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं, और शायद उनके अंदर से जानकारी निकाली जा सके। क्या ऐसा हो सकता है कि परग्रहियों ने पृथ्वी पर ऐसे आर्टिफैक्ट्स छोड़े थे जिनके अंदर कई जानकारियां थी, ठीक उसी तरह से जैसे आज के वैज्ञानिक बेजान चीजों में सिंथेटिक डीएनए की एनकोडिंग कर रहे हैं? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट तो यही मानते हैं कि डीएनए डाटा स्टोरेज की टेक्नोलॉजी से हमें एक और बड़ी ही अहम बात का पता लग जाएगा और हम आज तक का सबसे अनूठा परग्रही आर्टिफैक्ट ढूंढ पाएंगे। एक रहस्यमयी एल्यूमिनियम वेज, करीब 40,000 साल पुराना एक अनोखा मास्क, जिसके ऊपर वो राजा बना था जिसने सदियों तक राज किया था। एक बहुत ही आला दर्जे का कंप्यूटिंग डिवाइस जो एक प्राचीन ग्रीक जहाज के मलबे पर मिला था। आर्कियोलॉजिस्ट को दुनिया भर में अभी तक कई ऐसे इम्पॉसिबल आर्टिफैक्ट्स मिल चुके हैं, मगर एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट का कहना है कि कहीं सबसे अहम परग्रही आर्टिफैक्ट हमारी नजरों के सामने तो नहीं है। हम तो हमेशा से ये कहते रहे हैं कि एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी का सबसे अहम सबूत ये नहीं होगा कि हमें कहीं से एक दफन स्पेसशिप मिल जाए या किसी कब्र में एक रेगन मिल जाए, बल्कि उस अनूठी खोज का सबसे अनोखा सबूत तो हमें अपने अंदर ही मिलेगा, हमारे डीएनए में। आप शायद यकीन ना करें, मगर मेरे कुछ कॉलीग हमारे डीएनए में छिपे सीक्रेट मैसेजेस ढूंढ रहे हैं। मेरे कुछ दोस्त इस खोज को आगे तक ले गए हैं और उनका कहना है कि हो सकता है कि दूसरी दुनिया के एलियंस ने हमारे लिए कोई मैसेज छोड़ा हो सकता है कि किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने एक मैसेज छिपा कर रखा हो जो कह रहा हो कि हम यहाँ हैं, हमने तुम्हें बनाया है, हम हैं तुम्हारे ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट्स, और सबूत के तौर पर हमने तुम्हारे डीएनए में तुम्हारे लिए एक कोड छोड़ा है। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अगर हम चलती फिरती लाइब्रेरीज हों और हमें इसके बारे में पता ही ना हो तो? अगर हम सभी के जीनोम में किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी हो और हम उसके बारे में ना जानते हो तो? क्या नॉलेज और डीएनए को एनकोड करने का एक तरीका हो सकता है और वो हमारे शरीर में हो पर हम ना जानते हो? क्या ऐसा हो सकता है कि सबसे बड़ा एलियन आर्टिफैक्ट तो इंसान ही है? और अगर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स डीएनए में डाटा स्टोर कर रहे थे तो क्या दुनिया भर में मिले इन अनोखे आर्टिफैक्ट में एम्बेडेड इंफॉर्मेशन अब हमारे सामने आ सकती है? हम अभी एक बायोटेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के कगार पर हैं। साइंटिस्ट के पास आज वैसे ही या उससे मिलते जुलते जेनेटिक टूल्स हैं जो एंशिएंट मिथ्स और लेजेंड्स के मुताबिक देवताओं के पास थे और उन्होंने इंसान का शरीर बनाया था। हम सिर्फ ये अंदाजा ही लगा सकते हैं कि इसका क्या असर हो सकता है, मगर मुझे लग रहा है कि हमारे डीएनए में ही हमें कुछ खास मिल जाएगा।
और हम अपनी ओरिजिन का पता लगाने के लिए प्री प्रोग्राम्ड है। और यही तो एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी भी है। हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कहां से आए हैं और इसका वो असर होगा जिसकी कल्पना हम में से किसी ने भी नहीं की है। क्या ऐसा हो सकता है कि परग्रही दखल का अनूठा इतिहास कई हजार साल से हमारी नजरों के सामने हो, या फिर हमारे अपने डीएनए में ही समाया हो? क्या उन आर्टिफैक्ट्स को यहाँ जानबूझकर छोड़ा गया था ताकि हम इंसानों की खोज कर सकें, और जब हमारे पास इस काम की टेक्नोलॉजी हो तब हम उसे डिसाइफर भी कर सकें? अब शायद मानव सभ्यता उस मुकाम तक पहुंच गई है जब हम उस प्राचीन टाइम कैप्सूल्स की पहचान कर सकें जो दुनिया भर में मौजूद है और शायद हमारे अंदर भी हैं।